बीएससी प्रथम वर्ष वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जो क्लोरोफाइसी के अंतिम सदस्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आपकी यूनिट फर्स्ट के जो में दे रखा है। हमने इडोगोनियम, वॉलवॉक्स और कोलियोकिट के बारे में अध्ययन कर लिया है पिछले वीडियोस में। आज हम कारा के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, थोड़ा बहुत अब इनके कैरल्स के इनके जो ऑर्डर हैं, उनके लक्षण भी आप हमेशा देख लिया कीजिए। वैसे हमने जो वर्गीकरण करवाया था, तब थोड़े बहुत हमने इनके बारे में वहाँ भी पढ़ा था। देखिए, थैलस इसका ऊर्ध्व होता है, शाखित होता है और अत्यधिक संगठित मूलाभासों राइजोइड्स एवं ऊर्ध्व शाखित अक्ष में विभेदित होता है। प्रत्येक अक्ष में अनेक पर्व संधियां पाई जाती हैं, जैसे गन्ने के अंदर होती हैं उसी प्रकार प्रत्येक पर्व संधि पर सीमित वृद्धि वाली शाखाओं का एक गुच्छा पाया जाता है। इनके अतिरिक्त भी मुख्य अक्ष की पर्व संधि से कुछ असीमित वृद्धि वाली शाखाएं भी निकलती हैं। तो एक तरह का पादप स्वभाव हो गया। इसलिए हमने, आपको याद होगा, थैलस स्ट्रक्चर जब हमने शैवाल का पढ़ा था, तब इसको इक्विसिटोइड स्वभाव माना था। कारा को इक्विसिटोइड हैबिट्स का पौधा माना था। कोशिकाएं काफ़ी लंबी होती हैं, एक केंद्र की होती हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर और डिस्क लाइक हरित लवकों युक्त होती हैं। और पादप की लंबी पर्व कोशिका अधिकांश जातियों में वलकुट से आच्छादित होती हैं। आप देखा जाए तो यहाँ से आपको पादप जैसे कुछ लक्षण नजर आने लग जाएंगे शैवालों में। निषिक्ताट का अंकुरण अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि इसमें प्राथमिक तंतु प्रोटोनीमा बनता है। अब इसके बारे में हम डिटेल जब जनन पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे। हाल फिलहाल इसमें अलैंगिक बीजाणु नहीं बनते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अलैंगिक बीजाणु नहीं बनते। पादप शरीर की सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होता है। कारा की वर्गीकृत स्थिति आप देख लीजिए। क्लोरोफाइसी है, ऑर्डर कैरल्स है, कुल इसका कारेसी है और वंश इसका कारा है। स्मिथ का भी मैंने आपको वर्गीकरण कहा था कि स्मिथ का वर्गीकरण भी आपको याद रखना है। फ्रिश और स्मिथ दोनों के वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफाइटा है, क्लोरोफाइसी इसका संवर्ग है, ऑर्डर इसका कैरल्स है, कुल कॉरेसी है और वंश इसका कारा है। देखिए, प्राप्ति स्थान जैसा मैंने आपको पहले बताया, शैवाल या तो जलीय आवासों में होंगे या नमी युक्त आवासों में होंगे, तो वही बात यहाँ लागू होती है। कारा की लगभग 90 जातियाँ हैं जो अलवणीय जल में, फ्रेश वाटर में जल निमग्न सबमर्ज्ड होती हैं, अंदर डूबी हुई होती हैं। प्राय स्थिर जल में, पोखरों में, तालाबों में, धीमे बहने वाली जलधाराओं में के तटों पर, कीचड़ में, रेतीली जगहों पर ये जल निमग्न अवस्था में मिलती हैं। कारा बाल्टिका लवणीय जल में उगने वाली स्पीशीज है। कारा की कई जातियों में कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होता है, अतः वे कठोर, चमकीली और खुरदरी होती हैं। इसलिए इन्हें साधारणतः स्टोन वर्ट भी कहा जाता है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो पैराग्राफ है इसे आप उतार लीजिएगा। भारत में कारा की लगभग 30 जातियां पाई जाती हैं। इनमें से 6 जातियां कारा यलीची, कारा नूडा, कारा हैंडी, कारा एटेई, कारा वेंडालुरेंसिस, कारा पशानी आदि कुछ जातियां हैं जो भारत की प्रमुख जातियों में मानी जाती हैं। हम इसके बारे में बात करते हैं, इसकी थैलस संरचना के बारे में। देखिए, मैंने आपको थोड़ा आइडिया आपको लगी गया होगा कि कैरल्स में जो मैंने आपको करेक्टर बताए थे, वही कारा में होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं। ऐसा लगता है जैसे छोटा सा पौधा हो, बिल्कुल माइन्यूट सा पौधा, क्योंकि इसमें बाकायदा पर्व एवं पर्व संधियाँ भी होंगी। इक्विसिटियस इसको माना गया है, इसकी प्रकृति को, यानी इसे वृक्षनुमा। इक्विसिटियस का मतलब हुआ वृक्षनुमा पादप शैवाल है ये। कारा के पौधे 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, ऊर्ध्व होते हैं और पादप शाखित अक्षयुक्त होता है। पादप मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है, मूलाभास, मुख्य अक्ष तथा शाखाएं। ये ठीक वैसे ही है जैसे जड़, तना और पत्तियां, जैसे पादपों में हमें वृक्षों में देखने को मिलती है। हम मूलाभासों के बारे में बात करेंगे। ये एक पंक्तित होता है, यूनिसेरिएट होता है, शाखित होता है और तिरछे पटों की उपस्थिति द्वारा बहुकोशिक होता है। ध्यान रखिएगा, कारा की ये विशेषता है कि इसमें तिरछे पट ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं इसके मूलाभासों में। हम मुख्य अक्ष की बात करें, बिल्कुल साफ बात है, पर्व एवं पर्व संधियों में बटा होता है। पर्व पर्याप्त लंबे होते हैं, एक कोशिकी होते हैं। इनकी कोशिकाएं लंबी भी आकार में लंबी होती हैं और 6 से 20 वलकुटी कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको। पर्व संधियों से छोटी और लंबी शाखिकाएं और अनुपर्णक स्टिपुलॉइड्स उत्पन्न होते हैं। और वैसे पर्व संधियों से 4 तरह के अपेंडेजेस उपांग निकलते हैं, जैसे सीमित वृद्धि वाली शाखाएं, असीमित वृद्धि वाली शाखाएं, स्टिपुलॉइड, अनुपर्णक और वलकुट। शाखाएं, कारा की मुख्य अक्ष पर 2 शाखाएं उत्पन्न होती हैं, सीमित वृद्धि वाली और असीमित वृद्धि वाली। हम बात करते हैं सीमित वृद्धि वाली या निश्चित वृद्धि वाली शाखाओं के बारे में।
मुख्य अक्ष की प्रत्येक पर्व संधि तथा असीमित वृद्धि वाली शाखाओं की पर्व संधि से चक्रिक रूप में कई सीमित वृद्धि वाली शाखाएं उत्पन्न होती हैं। इन्हें प्राथमिक पार्श्व शाखाएं या ब्रांचलेट्स या शाखिकाएं भी कहा जाता है। ये पत्ती के समान होती हैं देखा जाए तो। ये समीपस्थ पर्व संधियों से उत्पन्न शाखाएं परस्पर एकांतरित होती हैं। अब इसमें डायग्राम में आप देख लीजिए, ये इस प्रकार से ये शाखाएं निकल रही हैं पर्व संधि से, और पर्व एवं पर्व संधि का स्पष्ट विवरण इसमें नजर आ रहा है। ये मूलाभास है नीचे की ओर। अब कुछ शाखाएं अनलिमिटेड वृद्धि वाली हैं, यानी असीमित वृद्धि वाली हैं, और कुछ शाखाएं सीमित वृद्धि वाली हैं। प्राथमिक पार्श्व शाखाओं की पर्वसंधियों से एक कोशिकीय द्वितीयक पार्श्व शाखाएं उत्पन्न होती हैं। जनन के समय लैंगिक जननांग सीमित वृद्धि वाली शाखाओं पर ही उत्पन्न होते हैं। हम बात करते हैं असीमित वृद्धि वाली शाखाओं के बारे में। कारा के थैलस की मुख्य अक्ष से किसी भी पर्व संधि से निश्चित वृद्धि वाली शाखाओं के अतिरिक्त एक या दो और शाखाएं निकलती हैं, जिनकी वृद्धि मुख्य अक्ष की भांति अनिश्चित काल तक होती रहती है। ये अनिश्चित वृद्धि वाली शाखाएं निश्चित वृद्धि वाली शाखाओं या अथवा पर्ण की कक्ष से निकलती हैं, इसलिए इन्हें कक्षीय शाखाएं भी कहा जाता है। इन शाखाओं की संरचना मुख्य अक्ष के समान ही होती है। अनुपर्णक स्टिपुलॉइड सीमित वृद्धि वाली शाखाओं की आधारी पर्व संधि पर एक कोशिकीय अतिवृद्धियों को अनुपर्णक कहते हैं। फिर मैं आपके इस पे पॉइंट पे आते हैं वलकुट। वैसे तो वलकुट का पाया जाना वृक्षों का विशेषता है, लेकिन कारा में ये पाई जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, और देखा जाए तो यहाँ से जैव विकास पादप के जो इवोल्यूशंस है उसकी कुछ हमें झलक दिखाई देती है। पर्व संधि से उत्पन्न ऊर्ध्व शाखाएं जो पर्व कोशिकाओं को घेरे रहती हैं वलकुट कोशिकाएं कहलाती हैं। एक पर्व संधि पर इनकी संख्या 6 से लेकर 20 तक हो सकती है। पर्व की आधी लंबाई एक पर्व संधि की वलकुट कोशिकाओं से तथा शेष आधी लंबाई दूसरी क्रमिक पर्व संधि की वलकुट कोशिकाओं से आच्छादित रहती है। वास्तव में एक पर्व के दोनों सिरों पर स्थित पर्व संधि कोशिकाओं से उत्पन्न वलकुट कोशिकाएं विपरीत दिशा में वृद्धि करते हुए पर्व की लगभग मध्य लंबाई तक बढ़ती हैं। कोशिका की संरचना के बारे में बात करें, प्रत्येक कोशिका में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, और सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है कोशिका भित्ति पर। पर्व संधि और शीर्ष क्षेत्र की कोशिकाएं अपेक्षाकृत लंबी होती हैं, लेकिन पर्व की जो कोशिकाएं होती हैं वो अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। वैसे ये एक केंद्र की होता है, किंतु ये केंद्रक बाद में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर अनेक केंद्रकों को जन्म देता है। कोशिका के केंद्र में एक बड़ी रिक्तिका होती है जिसके चारों ओर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य स्पष्टतः दो क्षेत्रों में विभाजित होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। इसको एक्सोप्लाज्म भी कह दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। संभवतः अंतर्जीव द्रव्य का प्रवाह कोशिकीय भित्ति में स्थित प्रोटीन तंतुओं के निरंतर सिकुड़ने और फैलने से होता है। यानी दो कोशिकाओं के बीच में प्रोटीन तंतु पाए जाते हैं जिनके माध्यम से जीव द्रव्यों का प्रवाह होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में। बाह्य द्रव्य में कई गोल बिंबाकार अंडाकार हरितकवक उपस्थित होते हैं। इंपॉर्टेंट बात, पायरिनॉइड इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसके अगले वीडियो में हम इसके जनन के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें किस प्रकार का जनन होता है।